नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुज़ोन पर। आज 8 अगस्त को भारत अपने स्वतंत्रता आंदोलन को याद करने के परिप्रेक्ष्य में इसके महत्व को हम देख रहे हैं कि 8 अगस्त 1942 में भारत का तीसरा जब से सबसे बड़ा आंदोलन जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो शुरू हुआ था। तो हम देखते हैं कि मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस ने मंजूरी दी थी और यही वो सबसे बड़ा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने अपना सबसे प्रसिद्ध भाषण भी दिया है। तो हम देखते हैं ये हुआ क्यों, क्योंकि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनके माध्यम से इसको आने की आवश्यकता पड़ी। तो क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में। उसकी विफलता के बाद अब देशवासी चाह रहे थे कि कोई ऐसी योजना शुरू की जाए जिससे भारत को जल्दी से जल्दी हम आज़ाद करा सकें। तो इसी दिशा में हम देखते हैं कि 1942 का सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से शुरू किया गया था। इसमें क्या था, गांधी जी ने इसने सबसे महत्वपूर्ण कौन सा वक्तव्य, तो करो या मरो, करो मरो जो नारा हम लोग सुनते हैं, गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान दिया था। तो इसमें कहा था कि आज़ादी की इस लड़ाई में जो अंतिम लड़ाई है, इसमें या तो हम देश को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो महत्व है आज भी इतना ज़्यादा है कि वर्तमान प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार छोड़ो, इस तरीके की जो चीज़ें ख़त्म करने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट का सहारा लिया है। तो आज के दिन का ये भारतीय इतिहास में और भारतीय स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए अब अपने लेक्चर पर हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी को भारत छोड़ो आंदोलन की बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, अब आज का हमारा जो लेक्चर है, संविधान हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने डीपीएसपी और मूल कर्तव्य को देख लिया था। आज जो भाग है भाग 5 के तहत संघ सरकार की बात कही गई है। तो संघ सरकार में कई अध्याय बैठे हैं। इसमें से पहला है राष्ट्रपति, फिर आता है का उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद संसद आएगा, संसद के बाद महान्यायवती। तो उसमें धीरे धीरे हम बढ़ने वाले थे। आज का जो हमारा लेक्चर है भाग 5 के तहत अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक पूरा है और उसमें जो संघ सरकार है, संघ सरकार के तहत पहला जो आपका है वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक किया गया है। तो हम इन्हीं अनुच्छेदों के माध्यम से राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है भारत में कैसे कैसे प्रावधान किया गया उस चीज़ को समझेंगे। तो इस देखते हैं हम कि राष्ट्रपति के लिए जो सबसे पहला प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है वो है अनुच्छेद 52 आपका। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वह राज्य प्रमुख होगा। मतलब यह है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो राज्य प्रमुख होगा। जो भारत राज्य है, भारत राज्य कहें या देश कहें, तो देश का जो प्रमुख होगा वो भारत का राष्ट्रपति होगा। वह भारत का प्रथम नागरिक होगा। अब हम नागरिक की बात, हमने नागरिकता पढ़ाया था, तो जो नागरिक हो उसमें पहला जो नागरिक की बात आएगी वो कौन होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। और क्या होगा, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होगा। तो राष्ट्रपति जो होता है वो देश की, किसी भी देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है कि जितना अच्छा वहाँ का शासन होगा, राष्ट्रपति उतना ही समर्थ होगा। ठीक है, फिर अनुच्छेद 53 कहता है क्या, तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ यानी कि जो समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें, राष्ट्रपति में निहित होंगी और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। तो संविधान ये प्रावधान करता है कि अधीनस्थ के माध्यम से और स्वयं के माध्यम से। तो कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं जिनका स्वयं से करता है और अधीनस्थ यानी कि जो मंत्रिपरिषद होगी उसकी से सलाह से करेगा। तो इसमें कहा गया है कि आगे जब हम देखते हैं प्रावधान संविधान में किया गया तो इसको लेकर के विवाद है। क्या हुआ, तो अधीनस्थ का तात्पर्य मंत्रिपरिषद से है। मतलब राष्ट्रपति को सलाह में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, तो उस मंत्रिपरिषद की सहायता से काम करेगा। फिर कहा गया लेकिन जो स्वयं शब्द था ये विवादित हो गया। क्यों, क्योंकि स्वयं शब्द का अर्थ यह भी निकलता है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग स्वयं कर सकेगा। मतलब बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के भी राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, ये अर्थ निकला। तो इसको लेकिन संसदीय शासन प्रणाली के तहत ऐसी स्थिति का प्रावधान नहीं किया गया है। भारत में हमने पहले बताया कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है और जहाँ अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है वहाँ राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होने के साथ साथ जो सरकार है उसका भी प्रमुख होता है। तो वहाँ वह सारी शक्तियों का अपने अनुसार प्रयोग करता है। लेकिन भारत में क्या है कि मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति को काम करना होता है। इसी दिशा में जब हम देखते हैं तो विवाद हो गया। अब विवाद की बात आई तो संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति का है तो कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग स्वयं ना करके मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। इसी विवाद को दूर करने के लिए भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में लाया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसका महत्व संविधान में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल थे जिनमें संशोधन करके बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई। कुछ चीज़ें अच्छी भी थी और कुछ ऐसी थी जिनको बाद में हटाया भी गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो हार्ड थी कि संविधान के ढांचे को ही प्रभावित करने वाली थी, इस वजह से। तो इसी संशोधन के फलस्वरूप क्या हुआ, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74(1) जोड़ा गया है। तो 74 मंत्रिपरिषद की बात करता है, तो इसमें कहा गया है कि 74(1) जोड़ा गया, कहा गया जिसके अनुसार भारत की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, यानी कि जो सरकार का होता है प्रमुख वो प्रधानमंत्री होता है, तो मंत्रिपरिषद का भी प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और अन्य मंत्रियों से मिलकर बनेगी। तो ये मंत्रिपरिषद है
इसका प्रधान होगा कौन? प्रधानमंत्री। और इसमें अन्य मंत्रियों से मिलकर के मंत्रिपरिषद का निर्माण होगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। मतलब जो स्वयं शब्द है उसको नील एंड वैलिड किया गया, उसको सिर्फ कुछ परिस्थितियों पर रख दिया गया जब मंत्रिपरिषद एक्टिव नहीं होगी, ठीक है। तब की बात, तब के अलावा छोड़ करके सामान्य परिस्थितियाँ हों या आपात परिस्थितियाँ हों, वहाँ राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा। इस चीज़ों की बात कही गई, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति किसी विधेयक केवल एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यदि संसद इस विधेयक को संशोधन सहित या संशोधन बिना राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होए। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन जब किया गया तो इसमें यह प्रावधान डाल दिया गया कि राष्ट्रपति के पास अगर मंत्रिपरिषद कोई भी विधेयक भेजती है संसद द्वारा पारित करके तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देना बाध्य है। 42वां संविधान संशोधन ये किया गया। 44वें में फिर इसको थोड़ा सा सरल किया गया और ये कर दिया गया कि राष्ट्रपति के पास संसद अगर विधेयक पास करके भेजती है उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन करके, तो उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति क्या करेगा, एक बार उसको वापस भेज सकता है संसद के पास, इतनी अनुमति दे दी गई। पहले था कि एकदम बाध्य था कि राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही करने हैं, तो इसमें कहा गया कि एक बार राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने से मना कर सकता है और वापस भेज सकता है। उसके बाद अगर संसद उस पर मतलब कोई संशोधन करती है या नहीं भी करके भेजती है तो राष्ट्रपति बाध्य है कि उस पर हस्ताक्षर जरूर करेगा, ठीक है। ये प्रावधान इस तरीके से हो गए। आगे देखते हैं क्या हुआ इस दिशा में। तो अनुच्छेद 54 कहता है, देखो 52 राष्ट्रपति की पद की बात करता है, 53 कहता है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। ये क्वेश्चन सीधे पूछा गया अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 54 कहता है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उस मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे। तो इसमें कहा गया है कि निम्न लोग शामिल होंगे, जैसे कि संसद के दोनों सदनों के यानी कि लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसमें एक शब्द जोड़ा गया है निर्वाचित सदस्य, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो सभी लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। फिर कहा गया कि प्रत्येक राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, तो जितनी भी भारत में राज्य हैं यानी कि 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में जितनी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो लोग भाग लेंगे। फिर उसके बाद 17वां संविधान संशोधन करके यह भी जोड़ दिया गया कि दिल्ली और पौंडीचेरी की जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य को शामिल किया गया। तो याद रखिए जितने भी हैं, जैसे इसमें भी और इसमें भी हम देखते हैं तीनों में निर्वाचित सदस्य वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और 17वें संविधान संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया। ये भी सीधे सीधे छोटे एग्जाम में और पीसीएस वगैरह में भी ये क्वेश्चन सीधे पूछ दिया गया है। तो ये बात यहाँ तक की हो गई। फिर कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा का जो महासचिव होता है सामान्यतः निर्वाचन अधिकारी वही होता है। तो निर्वाचन अधिकारी हम देखते हैं कि चुनाव कराने की जो जिस पर जिम्मेदारी होती है वो निर्वाचन अधिकारी होता है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा का जो महासचिव होता है उसी की देखरेख में चुनाव कराया जाता है। तो इस तरीके से हमने कहा कि लोकसभा के जो लोकसभा, राज्यसभा, जो विधानसभाएं हैं और जो यूटी की मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की जो है वहाँ के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वही भाग लेते हैं, वो भी विधानसभाओं के, ठीक है। इस तरीके से राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की बात करता है। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम कितने, तो 50 सांसद उसका प्रस्ताव लाएंगे। मतलब जो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहता है उसके पक्ष में 50 सांसद उसका प्रस्ताव लाएंगे और 50 सांसद जो अन्य होंगे उस प्रस्ताव का समर्थन करें, तब तो आपका नामांकन हो सकता है। फिर है 11वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि निर्वाचन मंडल में रिक्त स्थान होते हुए भी राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो लोकसभा या विधानसभाओं में अगर कोई पद खाली है, जैसे कोई मतलब सांसद या विधायक के पद खाली है या कहीं की जैसे राष्ट्रपति शासन लगा विधायक नहीं चुने गए, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रोका जाएगा। अगर पद खाली भी रहते हैं वो तो राष्ट्रपति का चुनाव तभी भी करा लिया जाएगा। फिर कहा गया राष्ट्रपति की जो जमानत राशि है वो कितनी है, तो 15,000 रुपये रखी गई है। और कहा गया यदि कोई उम्मीदवार कुल मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। मतलब 1/6 भाग अगर नहीं पा पाते हैं चुनाव में वोट तो क्या होगी, आपकी जो जमानत राशि है 15,000 रुपये ये जब्त हो जाएगी। तो राशि मामूली है लेकिन बात ये होती है कि आपकी जमानत राशि जब्त होना राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो बड़ी बात होती है, ठीक है। इस तरीके से हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल देखा। अब कहा कि राष्ट्रपति निर्वाचन की जो पद्धति होगी यानी कि प्रोसेस कैसा होगा राष्ट्रपति निर्वाचन का, वो कैसे अपनाया गया। तो कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त रूप से होगा। इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम जो है उसके तहत किया जाएगा। तो इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब कि वोट सब लोग एक देंगे लेकिन उनकी हायरार्की रहेंगे कि एक क्रम में जैसे मान लो 4
कैंडिडेट राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होते हैं। तो 4 में से आप पहले नंबर पर किसको वोट देना चाहते हैं अपनी, फिर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, चारों लोगों को आप वोट देंगे। लेकिन जिसको पहले नंबर पर देते हैं उसकी पहले गणना की जाएगी। उसके बाद अगर वो पहला वाला कैंडिडेट कम वोट पाता है तो दूसरे वाले ट्रांसफ़र हो जाएगी आपको। इसका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी कहते हैं। इस तरीके से देखते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसद और विधायक दोनों भाग लेते हैं। तो हमने पहले बताया कि राज्य विधानसभाओं से विधायक आते हैं और संसद से जो है सांसद आते हैं। और वह सभी व्यक्ति वोट तो एक ही देते हैं, किंतु उनके वोट का मत मूल्य जो होता है, यानी कि उनके मत का मूल्य जो होता है अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है कि सभी सांसदों के मत का मूल्य समान होगा, किंतु राज्यों के विधायक यानी कि जो अलग अलग राज्य हैं उनके विधायकों के मत मूल्य में अंतर संभव है। मत मूल्य में अंतर इसलिए होता है कि मूल्य का निर्धारण इस बात से होता है कि वह विधायक कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसे संसद में जो संसद सदस्य चुन के जाते हैं उनके मत का मूल्य तो एक जैसा रहता है, लेकिन जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनकी हर राज्य में अलग अलग होता है। जैसे यूपी के जो अगर कोई सदस्य है तो उसके मत का मूल्य अगर ज़्यादा होगा। अगर गोवा से कोई सदस्य चुन के जाता है, क्योंकि यूपी में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर विधायक, गोवा की जनसंख्या कम है या सिक्किम की जनसंख्या कम है तो वहाँ का विधायक अगर जाएगा तो उसका मत का मूल्य कम होगा। इस तरीके की बात कही गई है। तो यहाँ तक तो बात हो गई। फिर आगे हम देखते हैं क्या है। तो अब ये कहा गया है कि जो विधानसभा और लोकसभा अर्थात संसद, लोकसभा मतलब संसद, तो कहा गया कि जो विधानसभा के सदस्य होंगे उनके मत का मूल्य क्या रहेगा। तो विधानसभा के सदस्यों के मत का मूल्य क्या होता है। देखो, ये कहा गया कि उस राज्य की जो कुल जनसंख्या है, जितनी भी जनसंख्या, जैसे यूपी की इसमें 25 करोड़ के आसपास है। फिर कहा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, तो हम 400 के आसपास, 400 जो है यूपी के निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है। तो 25 करोड़ के आसपास जनसंख्या है और 400 के आसपास निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा से। फिर गुणे हो जाएगा, यानी कि गुणा में अगर करेंगे तो 1/1000 बराबर एक मत मूल्य आएगा। जब इतना इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो एक मत का मूल्य जो आएगा इस तरीके से आएगा। उसी तरीके से कहा गया है कि सांसदों के मत का मूल्य क्या होगा। तो कहा गया कि जो जितने भी सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य, यानी कि जितने भी विधायक हैं राज्यों से, 28 राज्यों से जितने भी विधायक हैं उनके मतों के मूल्य का जो योग है, मतलब 28 राज्य हैं, हर राज्य से अगर 2 मान लें या हम एक भी मान लें तो 28 विधायक हो गए, ठीक। उनके जो मत का मूल्य होगा उसको काउंट करेंगे, यानी कि एक का मान लो अगर 10 आता है तो 10 को 28 से सीधे भाग कर देंगे। 280 तो 280 उनके मत का मूल्य हो गया, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। तो संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो 543 हैं, तो इसको अगर 543 से हम सीधे भाग कर देंगे। ये हमने एक नॉमिनल लिया था, 280 नहीं होगा, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। तो 543 को जब भाग करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वही एक सांसद के जो मत का मूल्य है वो बराबर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से विधानसभा के सदस्यों के मत की वैल्यू कितनी होगी, वो अलग अलग रहती है, और जो सांसद के मत की वैल्यू रहेगी वो अलग अलग रहेगी। इसमें कहा गया है कि कोटा सिस्टम दिया गया है। कोटा मतलब यह है कि जो राष्ट्रपति होगा उसका चुनाव कोटा के आधार पर, मतलब कि आपकी वोट की गणना कैसे की जाएगी। तो इसमें कहा गया है कि कुल पड़े मत, मतलब जितने भी यानी कि विधायक और जितने भी सांसद मत देते हैं उन दोनों के कुल मतों की संख्या, ठीक है। फिर कहा गया कि निर्वाचित व्यक्तियों की संख्या। अब निर्वाचित व्यक्ति मतलब हो गया जैसे राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित व्यक्ति कितना होगा, एक ही तो होगा। तो एक व्यक्ति निर्वाचित हो गया और कुल पड़े जो जितने मत पड़े थे उतने मत हो गए, मान लो 10 मत हो गए। फिर इसमें कहा कि +1 1 कर दिया, ठीक है, और इधर 1 कर दिया, तो कुल वैध मत हो गया। यहाँ पर कहा कुल पड़े मत मतलब वैध मतों की संख्या बटे 2 + 1, जितना भी आएगा इसको 2 से भाग कर देंगे, +1 जोड़ देंगे, तो इसमें 50% +1 जिसको मिल जाएगा वही जीत जाएगा। इस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब आप लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कहा गया है कि राष्ट्रपति की जो पदावधि होगी, आर्टिकल 56 बात करता है राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी। तो राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के बाद अगले 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा, लेकिन निम्नलिखित तरीके से उसका पद इससे पहले भी रिक्त हो सकता है। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें राष्ट्रपति का जो सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, उसके पहले भी रिक्त हो सकता है। तो कहा गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर लेख द्वारा, मतलब हस्ताक्षरित लेख द्वारा क्या है तो अपना पद त्याग सकेगा। राष्ट्रपति चाहे तो स्वेच्छा से अपना पद त्याग सकता है, लेकिन किसको अगर जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा वो उपराष्ट्रपति को देगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है। जबकि शपथ लेता है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके समक्ष, बट जो अपना पद त्यागता है वो उपराष्ट्रपति के समक्ष त्यागता है, ठीक है। तो कहा गया कि उपराष्ट्रपति क्या करेगा, तो उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना इसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। तो जैसे ही राष्ट्रपति अपना पद त्यागता है तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, यानी कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे, क्योंकि चुनाव भी तो कराना होता है। ये चीज़ है, क्योंकि भारत में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद कभी
कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। फिर कहा गया कि इसके पद को और किस आधार पर हट सकता है, तो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। अगर संविधान के अनुसार जो काम होता है उसके अनुसार काम नहीं करता है तो भी उसके पद को रिक्त किया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में, अच्छा अगर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर घटाया जाएगा तो अनुच्छेद 61 में प्रावधान किया गया है कि महाभियोग, तो उल्लिखित प्रक्रिया क्या है, तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया भी हम आगे समझेंगे क्या होता है। फिर कहा गया कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। इसलिए ऐसा कहा गया, मान लो 5 साल कार्यकाल, 5 साल के कार्यकाल के बाद भी राष्ट्रपति तभी तक बना रह सकता है अगर कोई नया चुनाव होकर के नया राष्ट्रपति नहीं आया है। तो जब तक नया चुनाव होकर के नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है तब तक पुराना राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, ये चीज़ कही गई है। अब अनुच्छेद 57 में हम देखते हैं क्या है, तो राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन क्या है, मतलब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति, मतलब अर्थात कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। उसके चाहने से नहीं होता है। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए मंत्रिपरिषद यानी कि सरकार पक्ष का और जो विपक्ष है दोनों का समर्थन चाहिए आपको, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। आपके चाहने से नहीं होता है, ये चीज़ है। लेकिन हाँ, एक प्रावधान है कि कोई भी, जैसे अभी की वर्तमान राष्ट्रपति हैं, वो चाहें तो अगली बार भी खड़ी हो सकती हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जीतना न जीतना वो अलग की बात है। ये चीज़ है कि आप कितनी भी बार खड़े हो सकते हैं। अमेरिका में जैसे है कि 2 बार का उस पर कोटा लगा दिया गया कि 2 बार से ज़्यादा कोई भी राष्ट्रपति नहीं बनेगा, ये चीज़ है। तब आगे देखते हैं हम, अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति के जो पद है उसकी योग्यताएं क्या क्या होंगी, मतलब अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होना जरूरी हैं। तो इसमें सबसे पहले कहा गया कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद तभी होगा जब वह निम्नलिखित योग्यताएं धारण करता हो। पहला है भारत का नागरिक हो। भारत में नागरिक राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए आप भारत के नागरिक हो, जन्म से हो या ना हो, लेकिन भारत के आपको नागरिक होना चाहिए। दूसरा कहा गया कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतलब आप 35 वर्ष के हो चुके हों। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जो योग्यताएं लोकसभा सदस्य बनने की रखी गई हैं वो सारी आपके पास होनी चाहिए, तब तो आप राष्ट्रपति के लिए योग्य माने जाएंगे। लोकसभा की एक योग्यता है कि 25 साल, तो इसमें 25 साल की जगह रखा गया आयु कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए। ये चीज़ अलग से है। उसके बाद कहा गया कि कोई भी लाभ का पद धारण न करता हो, मतलब जैसे कि संघ सरकार में, राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में कोई लाभ का पद धारण न करता हो। लाभ के पद की परिभाषा दी गई है कि आप मंत्री रहते हुए या भारत के कोई किसी संवैधानिक पद पर होते हुए कोई ऐसा पद नहीं ग्रहण करेंगे जिसमें अलग तरीके से आपको लाभ मिलता हो, इस तरीके की बात कही गई। तो वर्तमान में कौन कौन से ऐसे पद हैं जो लाभ के पद में नहीं आते हैं, तो इसे राष्ट्रपति का पद, ये लाभ के पद में नहीं आता है। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी लाभ के पद में नहीं आता है। राज्यपाल हैं, केंद्रीय राज्य के अधीन कोई अगर मंत्री हैं तो आप लाभ के पद के तहत नहीं आएंगे। जैसे कि वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और उससे पहले भी तो ये लोग गवर्नर थे। गवर्नर के होने के बाद में जब चुनाव लड़े, राष्ट्रपति बन गए, तो इन्होंने अपना पद त्याग दिया। इसी तरीके से प्रणब मुखर्जी थे, तो प्रणब मुखर्जी उस समय केंद्रीय मंत्री थे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और जब चुनाव जीत गए तो उन्होंने अपने जो मंत्रिपरिषद था यानी कि मंत्री पद था उससे त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रपति बन गए। तो इस तरीके से कहा गया कि लाभ का पद आप धारण जब राष्ट्रपति बनेंगे तब तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, उससे पहले आपको चुनाव दें, आपको क्या होना होगा, तो उससे त्यागपत्र देना होगा। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, 58 हो गया। फिर 59 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए क्या आवश्यक शर्तें क्या है। तो राष्ट्रपति का पद पर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। जैसे हमने बताया कि प्रणब मुखर्जी जो थे वो से जब 2012 में राष्ट्रपति बने तो उस समय संसद के सदस्य थे। जैसे ही वो राष्ट्रपति बने वैसे ही उन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया अपनी। यदि कोई व्यक्ति संसद का या विधानसभा का सदस्य रहते हुए राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो वह राष्ट्रपति का पद जैसे ही ग्रहण करता है वैसे ही उस सदन में त्यागपत्र दे देगा जिसका वह सदस्य था। उसे कोई लाभ का पद नहीं धारण करना चाहिए। हम ऊपर बता चुके हैं कि लाभ का पद नहीं धारण करना चाहिए। उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है उसको राष्ट्रपति भवन मिलता है, उसका जो आधिकारिक निवास होता है आवंटित किया जाता है। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों और भत्तों व विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। संसद राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और जो उसको और उपलब्धियाँ मिलती हैं वो निर्धारित करती है। उसकी उपलब्धियां यानी कि जो भी उसको सुविधाएं दी जाती हैं, भत्ते कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते और उसको सुविधाएं दी जाती हैं वो उसके कार्यकाल के समय कम नहीं की जाएंगे। उसके बाद कहा गया है कि 2018 से राष्ट्रपति का वेतन कितना हो गया है, तो 5 लाख हो गया है। मतलब पर मंथ राष्ट्रपति को 5 लाख रुपये मिलेंगे। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो आयकर से मुक्त होता है। उसके राष्ट्रपति को पेंशन जो है प्रतिमाह वेतन का यानी कि 5 लाख का कितना, तो 50% दी जाएगी।
तो 2.5 लाख इस तरीके से अभी के हिसाब से देखें तो 2.5 लाख दी जाएगी पेंशन। राष्ट्रपति को अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति प्राप्त है। मतलब राष्ट्रपति जो आधिकारिक कार्यों में क्या है कि अन्य तरीके के उसको विधिक कार्यों में शामिल नहीं किया जाएगा। अपने कार्यकाल के दौरान उसे किसी भी आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति जब अपने पद पर कार्यरत है तो उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लेकर के नहीं जाया जाएगा। ये चीज़ कहा कि उसमें उन्मुक्ति मतलब उसको छूट प्राप्त है। यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृत्य, अगर व्यक्तिगत जीवन में भी कोई मामला है, जब तक वो राष्ट्रपति है तो उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, वह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मतलब राष्ट्रपति गिरफ्तार नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति किसी देश की, हमने कहा ना, सुदृढ़ता और अखंडता का प्रतीक होता है, इस वजह से इसको छूट दी गई है। हालांकि 2 माह के नोटिस देने के बाद उसके कार्यकाल में उस पर उसके निजी जो कृत्य हैं उनके लिए अभियोग चलाया जा सकता है। तो अगर उनके निजी कृत्यों के खिलाफ अभियोग आना भी है तो 2 माह की नोटिस पहले देनी होगी, उसके बाद ही आप प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये तो राष्ट्रपति के बाद उन्मुक्तियाँ जो दी गई हैं वो हैं। फिर कहा गया कि राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 60 कहता है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा जो धारण किया जाता है वो क्या है, तो प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति, मतलब प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति, मतलब प्रत्येक राष्ट्रपति, जितने भी भारत में राष्ट्रपति होंगे वो, और प्रत्येक व्यक्ति मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसकी बात कही गई। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में किसी वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। तो राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के, उनके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। जबकि हमने कहा कि अपना पद त्याग किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को पद त्यागते हैं, हस्ताक्षर द्वारा जो उनका पद त्याग करके देते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 61 कहता है जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है उसको कहा गया है महाभियोग। हमने कहा था राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है किसके, संवैधानिक अतिक्रमण के आधार पर। तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के पद पर केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अर्धन्यायिक मतलब कि इसमें न्यायिक कार्यवाही के तरीके से कहा जाता है इसमें। यह न्यायिक कल्प के साथ ही राजनीतिक भी है। राजनीतिक मतलब संसद में चलाई जाती है और जो उसकी कार्यवाही होती है वो न्यायिक तरीके से होती है, इस पर जाँच की जाती है और बाकी सारी चीज़ें होती है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकेगी। यदि किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का निर्णय लिया है तो ऐसी प्रक्रिया शुरू तभी की जाएगी जब उस सदन के कम से कम कुल सदस्यों के 1/4, मतलब अगर 400 सदस्य हैं तो 100 सदस्य उस पर क्या है तो हस्ताक्षर करके महाभियोग चलाने के दिन से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दे दें। मतलब राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो कम से कम कितने 14 दिन पहले राष्ट्रपति के लिए क्या है तो 1/4 सदस्य जो हैं किसी भी सदन के, वो लिखित मतलब हस्ताक्षर द्वारा महाभियोग का जो होगा प्रोसेस, उस पर हस्ताक्षर द्वारा और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी, तभी उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरीके की बात कही गई है। आगे हम देखते हैं तो इस प्रक्रिया के पूरी होने पर महाभियोग का प्रस्ताव उसी सदन में लाया जाएगा जिस सदन में इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। मतलब जहां 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके प्रक्रिया की बात कही थी उसी सदन में सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है, यदि महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा में पहले शुरू की गई थी तो इससे संबंधित प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जाएगा। यदि राज्यसभा ऐसे प्रस्ताव को अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, मतलब विशेष बहुमत से अगर राज्यसभा उस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो यह प्रस्ताव राज्यसभा से पास समझा जाएगा जांच के लिए, फिर यह लोकसभा के पास आ जाएगा। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संसद में लाई जाती है, उसको महाभियोग कहते हैं। और किसी भी सदन में लानी है तो उसमें 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। उसके बाद उसी सदन में पहले वो प्रक्रिया आएगी, उसके 2/3 सदस्य अगर उस प्रक्रिया पर हस्ताक्षर करके पास कर देते हैं तो समझा जाएगा कि पहले सदन से ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो पास हो गई। अब दूसरे सदन में जाएगी जांच के लिए। तो लोकसभा ऐसे प्रस्ताव, यानी कि अब लोकसभा क्या करेगी तो ऐसे प्रस्ताव पर राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच कर सकती है। और ऐसी जांच के समय राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जांच समिति में अपने बचाव के लिए पक्ष रखेगा। तो राष्ट्रपति को यहाँ अवसर दिया जाता है कि वो स्वयं आकर के अपने पक्ष रखे या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखे कि जो हम पर आरोप लगाए गए ये सही हैं या गलत हैं, हम क्या इस बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, यदि लोकसभा जांच के उपरांत आरोप सही पाती है तो लोकसभा महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है, और नहीं अगर है तो फिर तुरंत वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है। अगर जांच सही पाती है तो यहाँ भी उसको 2/3 बहुमत से ही पारित करना होगा। मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग विशेष बहुमत से ही पारित किया जाएगा, ये मान के चलिए आप लोग। तो ऐसा प्रस्ताव पारित समझाया जाएगा और दोनों सदनों के अनुमोदन के उपरांत राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देंगे। तो दोनों सदन जब पहला पास कर दिया था और दूसरा भी पास कर दिया, दोनों सदनों के अनुमोदन होगा, उसके बाद में सहमति होगी, उसके बाद राष्ट्रपति अपना पद त्याग देंगे। आगे कहा गया है
कि राष्ट्रपति जो है महाभियोग प्रक्रिया में क्या है तो मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। मतलब यह है कि जो राष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया है उसमें संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं। अब हमने बताया था जब राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल था उसमें क्या था, तो जितने भी सदस्य थे वो निर्वाचित सदस्य थे, चाहे वो विधानसभा के हों चाहे वो संसद के हों। लेकिन यहाँ क्या है, तो जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है उसमें पहली बात है कि मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। दूसरी चीज़ है कि विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते इसमें सिर्फ संसद के सदस्य भाग लेते हैं। तो आगे होगा भी, महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव पारित होने के बाद उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं कराया जाता है। तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हर विधेयक पर कराया जाता है लेकिन इस पर नहीं कराया जाता, क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने की ही प्रक्रिया है, इसलिए उसके विधेयक की मतलब हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है उसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के पेपर में। ठीक है। अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति पद की जो रिक्ति है उसको भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और अवकाश में की स्थिति में निर्वाचन कराने की अवधि क्या होगी। तो राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त है उस समय निर्वाचन कब कराया जाएगा, और अगर अवकाश की स्थिति में तो राष्ट्रपति नहीं है तो उस समय कौन राष्ट्रपति रहेगा, इसकी बात कही गई। तो राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। ये हमने बताया था कि अगर कार्यकाल 5 वर्ष का है और चुनाव अगर नहीं हो पाता तो राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है चुन करके। तो इसलिए कहा गया कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी उनके जो निर्वाचन है अगले राष्ट्रपति का वो करा लिया जाता है। अब कहा कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उनके पद में रिक्ति को भरने के लिए क्या है, तो रिक्ति होने की तारीख से 6 माह के अंदर, अगर रिक्ति हो रही है तो क्या होगा, 6 माह के अंदर निर्वाचन करा लिया जाता है। मान लो कोई आकस्मिक घटना हुई जिसमें निर्वाचन नहीं कराया गया तो क्या किया जाता है कि जब जैसे आकस्मिक घटना हुई उसके 6 माह के अंदर यानी कि 6 महीने के अंदर उस रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करा लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। अब यहाँ बात है कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब ये है कि जैसे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उनकी बात कौन आता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति का जो प्रथम काम है वो है राज्यसभा के सभापति के रूप में है। अगर उपराष्ट्रपति भी उस समय मौजूद नहीं है तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो उस पद को संभालेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट के और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनकी हायरार्की के हिसाब से क्रम से रहेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से कहा कि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहेगा कभी भी। आगे देखते हैं क्या है, तो कहा गया कि भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया कि दोनों में अंतर क्या क्या है। तो इस दिशा में हम देखते हैं कि भारत में और अमेरिका में जो राष्ट्रपति है उन पर महाभियोग लगाया जाता है। देखो इनकी तुलना इसलिए की जा रही है कि राष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण कहाँ कहाँ पर है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की सबसे ज़्यादा महत्व है, क्यों, क्योंकि वहाँ संघीय प्रणाली है, वहाँ अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वही सर्वेसर्वा होता है। भारत में भी जो प्रणाली है लोकतंत्रात्मक प्रणाली है और गणराज्य है। ठीक है। यहाँ राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, वहाँ भी राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन दोनों पर महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाता है। तो इस वजह से कहा गया कि इनके महाभियोग में लेकिन कुछ कुछ असमानताएं हैं, मतलब जो विभेद हैं वो क्या क्या हैं, भिन्नता हैं। तो इनको हम देखते हैं। इनको देखने की दिशा में हम देखते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति को केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही हटाया जा सकता है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति पर क्या है, महाभियोग कई आधारों पर लगाया जा सकता है, जैसे कदाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार आदि के आधार पर इन पर महाभियोग लगाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, दूसरा सदन इसकी जांच करता है। मतलब अगर राज्यसभा में पहले आ रहा है तो लोकसभा जांच करेगी, और लोकसभा में अगर पहले आ रहा है तो राज्यसभा जांच करेगी। इसी तरीके से अमेरिका में क्या प्रावधान है, तो महाभियोग की प्रक्रिया पहले प्रतिनिधि सभा। अब अमेरिका में क्या है कि दो सदन हैं, और उसमें क्या है कि जैसे यहाँ भारत में संसद कहते हैं, वहाँ क्या कहते हैं, सीनेट कहते हैं। नहीं, वहाँ की जो सभा है उसको कांग्रेस कहते हैं। ठीक, कांग्रेस के 2 सदन हैं, एक हो गया आपका प्रतिनिधि सभा और एक हो गया आपकी सीनेट। ठीक है। प्रतिनिधि सभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और जो ये सीनेट है, सीनेट राज्यों की सभा होती है, जिस तरीके से राज्यसभा यहाँ है। तो इसमें कहा गया कि जो अमेरिका में अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाएगी तो पहले प्रतिनिधि सभा में लाई जाएगी, उसके बाद सीनेट है, ये सीनेट है यहाँ, ठीक है, सीनेट जांच करेगी। उसके बाद भारत में महाभियोग के समय राज्यसभा की अध्यक्षता भारत का उपराष्ट्रपति ही करता है, अर्थात सभापति राज्यसभा का जो अध्यक्षता है। भारत में कहा गया जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है यानी चालू होती है तो उसमें उपराष्ट्रपति जो यानी कि राज्यसभा का जो सभापति है वही अध्यक्षता करता है राज्यसभा की। जबकि अमेरिका में क्या है, तो अमेरिका में है कि यूएसए के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के जब कांग्रेस यानी कि सीनेट में चलाई जा रही होती है, जैसे हमने बताया कि जैसे वहाँ की सीनेट मतलब भारत की राज्यसभा,
इस तरीके से मान लो चलाई जाती है, तो सीनेट की अध्यक्षता वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है, जबकि भारत में क्या करता है, उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता करता है। तो ये बेसिक अंतर है भारत और अमेरिका की। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो, इनको पढ़ने का मतलब ये है कि कभी कभी पूछ दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग किन किन आधारों पर लगाया जाता है। तो हमने इस तरीके से समझा भारत और अमेरिका के राष्ट्रपतियों पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, और राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, 52 से लेकर के 62 तक जो अनुच्छेद हैं, उसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में आता है कि 61 महाभियोग की प्रक्रिया की बात करता है। उसका 53 कहता है कि जो समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके, और इस तरीके से राष्ट्रपति का हमने सारा समझा। अब आगे जो आने वाले हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। उसमें कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, उनके सभी के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।